नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पुलिस एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताएंगे और इस विषय पे तफसील से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो पांडे जी, आज आपका जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब भी देंगे और पुलिस एक्ट के बारे में आज आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हम नंबर्स भी दिखा देते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। पुलिस एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी, कानूनी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। पांडे जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए नेहा जी, पुलिस एक्ट जब ये 1861 में बनाया था तब अंग्रेजों का शासन था जी। और 1861 में इस एक्ट को जब बनाया गया था तो 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति को कुचलने के लिए पूरी तरह से पुलिस का प्रयोग किया गया था और एक्ट को तो 1861 में इसलिए लाया गया था कि जिससे अंग्रेजों के शासन में अगर कहीं कोई कुठाराघात करता है, अंग्रेजों के शासन पर कहीं भी कोई आंच आने पाती है तो उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए पुलिस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो 1861 का एक्ट हमारे पास है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक्ट है। उस एक्ट में ये कहा गया है कि पुलिस जो भी विद्रोह हो, जो अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी की कोई बगावत कर रहा है तो उसको दबाइए, उसको कुचल दीजिए। ये उस समय का उद्देश्य था। दुर्भाग्य से यही चीजें जो है आज तक अभी पुलिस एक्ट में लगी हुई है। हालांकि प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम के डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने एक PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें इन्होंने कहा था कि पुलिस में एक्ट में सुधार किया जाना चाहिए। अब पुलिस एक्ट में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस के प्रति जनता को कोई भी सम्मान नहीं मिल पाएगा। आज भी आप देख लीजिए कि किसी के घर पुलिस अगर पुलिस जाती है आपके पासपोर्ट चेक करने के लिए कि पासपोर्ट में हमको बनवाना और पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, तो पुलिस के आते ही 4 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो ये सोचने लगते हैं कि क्या बात है, इनके घर पुलिस क्यों आई है, किस नाते आई है। क्योंकि पुलिस की इमेज यही बनी हुई है कि वह कोई अगर किसी के घर जाती है तो कोई न कोई गड़बड़ होगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेने की बात होगी। तो सामान्य से काम में भी आप देख लीजिए, पुलिस के बारे में कोई अच्छी इमेज नहीं बनी हुई है। ये अच्छी इमेज नहीं बनी हुई है। आप देख लीजिए, तमाम घरों में चोरी, डकैती और ढंग की घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं भी होती हैं। मजबूरी में भी तमाम घरों की लड़के लड़कियां इस पुलिस में इसलिए जाते हैं कि अब वो समस्या बहुत बढ़ चुकी है और उसको सुलझाया नहीं जा सकता है, इसलिए वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस उस मसले पर ऐसा काम कर देती है कि लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। आज भी मैं आपको बताऊं कि पुलिस स्वतंत्रता के दौरान लड़ाई जब चल रही थी तो तमाम लोगों के घरों से, यहाँ तक कि मेरे बाबा को भी उठा करके पुलिस ने मारा था और मार करके उनको जेल में बंद कर दिया था। और किस कारण से? क्योंकि वो एक गांधी जी का नारा लगा रहे थे और बात कर रहे थे। तो वहां पर यह कहा दिया गया कि नहीं, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हो, शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हो, इस नाते तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस के बारे में ये रिवाज अब लोगों की अवधारणा बनी हुई है। इस अवधारणा को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि कई बार इसमें थोड़ा मोड़ा सुधार किया गया है, लेकिन वो पर्याप्त सुधार नहीं माना जाता है। ठीक है। पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों को कैसे नियुक्त किया जाता है? इनकी नियुक्ति कैसे होती है? जी, पुलिस अधिकारियों की जहां तक नियुक्ति की बात है, आपको ये बताएं, देखिए
सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता है आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस से आता है। जी। वो उसका एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। और उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ साथ जिसमें आईएएस आईएफएस के साथ आईपीएस का भी चुनाव होता है। दूसरा रैंक आता है जैसे डिप्टी एसपी का रैंक होता है। हर राज्य सरकार अपने यहाँ के जो सिविल सर्विस होती है उसका एग्जामिनेशन लेती है और उनको रखती है। और तीसरा रैंक जो है इंस्पेक्टर का होता है। इंस्पेक्टर के चुनाव में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट भर्ती होती है सब इंस्पेक्टर पर, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बाद उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। चौथा रैंक होता है वो पुलिस का सिपाही या कांस्टेबल का। सिपाही की भर्ती का लिए अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि उसके लिए कहा जाता है कि तुमको दौड़ इतनी आनी चाहिए और तुम्हारी हाइट इतना होना चाहिए, फिजिकल तुम्हारा टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट भी छोटा सा होता है जिसमें उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो पुलिस जो इसका 4 लेयर्ड है, ये 4 लेयर्ड में से जो कांस्टेबल होता है उसका प्रमोशन होकर के हेड कांस्टेबल पर ले आता जाता है। फिर उसके बाद बहुत दिनों बाद प्रमोशन उसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर होता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर का जो होता है, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स आते हैं और उनका एग्जामिनेशन होता है स्टेट सर्विस आते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में केवल आईपीएस को ही शामिल किया जाता है। जो विभिन्न राज्यों में जब जाते हैं तो डिप्टी एसपी कम से कम पोस्ट होते हैं उनकी, उसके बाद वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, फिर एडीजी आईजी डीआईजी होते हैं, फिर आईजी होते हैं, फिर एडीजी होते हैं, फिर वो डीजी पुलिस बनते हैं। ऐसी स्थिति है जी। ठीक है, पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है? देखिए, पुलिस तो एक जिसको कहते हैं ना कि ये रेजिमेंटेड फोर्स है जी। अगर इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो, अगर ये अनुशासन में रह रहे, इसी नाते कहा जाता है पुलिस को बेहद अनुशासन में रहने की जरूरत होती है। पुलिस अगर अनुशासन में नहीं रहती है तो आप क्या अनुशासन दूसरी तरफ बनाएंगे? मुख्य उद्देश्य तो इसका ये होता है कि शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन खुद अगर ये कानून व्यवस्था को नहीं बना के रखेंगे, जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए तो होती है, लेकिन कई बार ये खुद कानून व्यवस्था को तोड़ देती है। पुलिस के साथ ये एक आप समझ लीजिए कि अभिशाप जुड़ा हुआ है कि पुलिस के लोग खुद ही अपना कानून तोड़ देते हैं और वो तोड़ने के बाद लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई जगह मान लीजिए जब जाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि उसको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद विभिन्न धाराओं में फंसा देती है, कहते हैं कि नहीं आप कभी चरस लेके जा रहे हैं, कभी गांजा लेके जा रहे हैं। नारकोटिक्स एक्ट में उनको असीमित अधिकार होते हैं, उसमें फंसा देते हैं और किसी की स्कूटर में, किसी के कार में, किसी के घर में वो ले जा करके रख देते हैं और करते हैं। तो ये तो मुख्य उद्देश्य इनका होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। तो अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो ये आप देख लीजिए कि किस ढंग से इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, कानून और व्यवस्था को कैसे बनाए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य इनका यही होता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार का मदद करें और किसी भी तरह का कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि अगर ये लापरवाही इनकी तरफ से बरती गई तो इनका खुद का एक तरह से ये माना जाएगा कि ये डिसिप्लिन नहीं है, ये खुद अनुशासित नहीं है। ठीक है सर, पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहती है? ये बहुत अच्छा सवाल बताया आपने। पुलिस देखिए, पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के प्रशिक्षण की अलग अलग ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य सरकार में अगर सिपाही की भर्ती होती है तो आप उसको किसी ऐसे केंद्र पर नहीं रख सकते हैं जहां पर कि डिप्टी एसपी और एसपी की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हर राज्य में वो पुलिस के लिए अलग से, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। उनको वहीं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इन परिस्थितियों में कैसे आप मेंटेन करोगे कानून व्यवस्था को। और जो ऑल इंडिया बात है, ये जो इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ट्रेनिंग की बात है, उसकी मुख्य रूप से ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। वो उनको हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। और जैसे पुलिस की जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर की ट्रेनिंग जो होती है भोपाल में होती है। और उत्तर प्रदेश के जैसे बात आप लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सब इंस्पेक्टर्स के जो लेवल के ऑफिसर होते हैं उनकी वहां पर ट्रेनिंग। तो हर राज्य, ये चूंकि दोनों का विषय है ना, केंद्र और राज्य,
तो राज्य सरकार इस चीज को सुनिश्चित करती है कि हमको कहाँ किसकी ट्रेनिंग देनी है, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग कराए। और आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग के लिए केवल हैदराबाद में अभी तक व्यवस्था के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग जो है उसमें व्यवस्था की गई है। जी, ठीक है। देखिए, पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन की जहां तक बात है नेहा जी, उसमें तमाम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके, सरकारी क्या प्राइवेट में भी प्रमोशन की जो पद्धति अपनाई जाती है वो कमोबेश एक तरह से होती है। जैसे आपकी सीनियरिटी देखी जाती है कि आप बहुत ज्यादा सीनियर हैं तो सीनियरिटी के आधार पर कई बार प्रमोशन किया जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आपने ठीक से परफॉर्म किया उस विषय में, अपने कार्य में, तो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोन्नति की जाती है। या आपको ये देखा जाता है कि कैसे एक डीपीसी बैठती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है, वो इस चीज की जांच पड़ताल करती है कि आपके साथ कैसा व्यवस्था की जा रही है, कि आपने ठीक से काम किया है या नहीं किया है। ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डीपीसी जिसको कहते हैं, ये बैठ करके और इस चीज का आकलन करती है और उस आकलन के आधार पर प्रमोशन किया जाता है। लेकिन मुख्य चीज देखिए, जो चीज होती है, आपने मान लीजिए वहां रहते हुए अपने कोई क्वालिफिकेशन बढ़ा ली है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा ढंग से है, और आप सीनियरिटी को अगर मान लीजिए बहुत ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो उससे असंतोष होने की संभावना रहती है। इस नाते इस चीज को भी देखा जाता है कि सीनियरिटी आपकी मेंटेन रहे और सीनियरिटी का पूरा समादर हो। साथ ही साथ आपको ये देखा जाए कि आप अच्छा काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस चीज को भी देख करके आपका प्रमोशन किया जाता है। यही 3 क्राइटेरिया उसमें रखे जाते हैं। ठीक सर, रिटायरमेंट की एज क्या रहती है इसके अंदर? देखिए, रिटायरमेंट की एज तो सरकारी कर्मचारियों के अब लगभग एक है 60 साल, और यही एज अब हर जगह हो गई है। प्राइवेट में भी 60 इयर्स हो गई है और 60 साल यहाँ पर भी हो गई है। केवल जुडिशरी को छोड़ दीजिए तो जुडिशरी में हाई कोर्ट जजेस की 62 साल की रिटायरमेंट एज होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 साल की रिटायरमेंट एज होती है। हालांकि ये पुलिस में ये मान के चले जाता है, जैसे मिलिट्री में है, मिलिट्री भी रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें माना जाता है कि अब बॉर्डर पर जाना है, आपको मोर्चे पर जाना है, और अगर आपके एक एज हो गई 50-55 साल की उम्र तक हो गए तो आप निश्चित तौर पर वहां लड़ाई के मैदान में नहीं उतर पाएंगे। तो अधिकारियों के तो रिटायरमेंट एज मिलिट्री में भी 60 तक जाती है, लेकिन अगर जो नौजवान है, जवान है, तो उसकी उम्र की 35 साल 36 साल में उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस में ये मान के चला जाता है कि इनकी ड्यूटी सॉफ्ट होती है और इनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जाना पड़ता हो, इसलिए इनकी रिटायरमेंट की एज 60 होती है। 60 इयर्स के बाद वो रिटायरमेंट कर देते हैं। जो पुलिस रिफॉर्म एक्ट की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि देखिए, कुछ चीजों पर अपॉइंटमेंट आप रखिए तो एक निर्धारित समय के लिए रख लीजिए। अब क्या है, मान लीजिए हमको आपने, मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नर बना दिया है आपने दिल्ली का, और पुलिस कमिश्नर बनाया, 3 महीने बाद मुझे रिटायर कर दिया, तो 3 महीने तक तो मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाऊंगा कि क्या मुझे करना चाहिए, किस ढंग से। या मुझे किसी जिले के आपने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया तो 3 महीने तक मैं उस चीज को समझेंगे। इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक फिक्स्ड टाइम रखिए जिस समय तक के लिए किसी को आप रिटायर कर सकते हैं। ये बड़े अधिकारियों के लिए है, लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिए तो आप उनको वहां से यहाँ हटा सकते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जो स्टेशन हाउस इंचार्ज है, आपने आज ट्रांसफर किया और कल जाकर के किसी नेता के कहने पर आपने वहां परसों वहां से उसको हटा दिया, तो निश्चित तौर पर वो कानून व्यवस्था वहां ठीक से नहीं रह पाएगी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सुधार की जरूरत है। ठीक है सर, पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के वेतन और भत्ते का क्या रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें? देखिए, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो वेतन भत्ता होता है, ये वेतन आयोग निर्धारित करता है। ये इस चीज को देख लीजिए कि पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि अलग से, उनका ये कहा गया है कि जो वेतन आयोग होगा वो वेतन आयोग ही सारे कर्मचारियों को वेतन को निर्धारित करेगा। अब इसमें इनको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे इन्होंने ठीक से कानून व्यवस्था मेंटेन की, इनका व्यवहार अच्छा रहा, पुलिस के बीच में, जनता के बीच में इनकी इमेज अच्छी रही, तो इनको कोई इंसेंटिव दिया जाता है। वरना जो वेतन दिया जाता है उसके साथ डीएनएस अलाउंस,
और अलाउंसेस जो है उनके दिए जाते हैं, यही चीज होती है। बाकी जैसे दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले पुलिस के लोगों को कुछ अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। यही वेतन इनका तय करने का एक फार्मूला अपनाया जाता है, यही फार्मूला होता है। जी, ठीक है। ये बताइए कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए आचार संहिता क्या है? आचार संहिता तो इतना जरूरी चीज है, आपको बताऊं कि अगर आचार संहिता इनके अंतर्गत नहीं रहेगी तो ये तो पुलिस, मान लीजिए कहते हैं ना कि हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा हुआ है कि पुलिस का एक दरोगा जो है एक एसडीएम रैंक के ऑफिसर को कहा मैं तुमको बंद कर लूंगा, और बंद करने के बाद क्या हुआ, उसने कहा कि अरे कैसे बंद कर लोगे तुम, मुझे मेरे ऑर्डर से तुमको काम करना पड़ेगा, कैसे बंद कर लोगे। उसने कहा कि मैं यहाँ से कुछ वेश्याओं को पकड़ के ले आऊंगा और मैं उनसे ये कह दूंगा कि तुम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इस नाते मैं तुमको बंद कर लूं। और वो विश्वास नहीं मानेंगे कि आपके ये 70-80 साल पुरानी बात है, और ये जो मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि 70-80 साल पुरानी बात में उस एसडीएम को उस दरोगा की बात माननी पड़ी। तो आचार संहिता का उन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन किया, लेकिन इनके पास चूंकि इस ढंग का अधिकार होता है कि इसका कभी कभी समय पर दुरुपयोग करते हैं, और ये समय के दुरुपयोग के कारण ही कई बार पुलिस में उच्छृंखलता आ जाती है। आप आए दिन देखते होंगे कि हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने भी इस चीज को देखा है कि पुलिस वाले अनावश्यक रूप से किसी को मार देते हैं, किसी को पीट देते हैं, तो ये आचार संहिता का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। इसी नाते इनके ऊपर कड़ाई की जाती है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस चीज को सुनिश्चित कराएं कि पुलिस आपकी पूरी तरह से डिसिप्लिन रहेगी और किसी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी। ये उसके आचार संहिता जरूरी है, आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करना। जी, पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? पुलिस अधिकारियों को देखिए, पुलिस तो सरकार की सेवा में लगी होती है, यानी जनता की सेवा में लगी होती है, और इस नाते अगर उसको संरक्षण न प्रदान किया जाए तो वो निश्चित तौर पर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा मालेगांव के केस जो अभी कल ही परसों फैसला आया है, उसमें क्या हुआ, किस ढंग से पुलिस का दुरुपयोग किया गया, और पुलिस के दुरुपयोग के नाते एक बहुत ही प्रतिष्ठित महिला साध्वी को उसने खुद कहा है कि मेरी पिटाई की गई और मेरी पिटाई बेरहमी से की गई। तो ये स्थिति यहाँ पर कहा जाता है कि पुलिस जो है ऐसा व्यवहार कई बार करती है, और इस व्यवहार को रोकने के लिए पुलिस कानून में सुधार की जरूरत है, पूरी तरह से इसमें सुधार की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने का कानून जैसा चल रहा था वही कानून आज भी चलता रहेगा और हम उसको भुगतते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जरूरत है कि पुलिस कानून में ये संरक्षण तो मिलता है, क्योंकि कर्मचारी जो काम करता है वो सरकार की सेवा में काम करता है, सरकार की सेवा माने जनता की सेवा में काम कर रहा है, तो उसको अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए हानिकर होगा, समाज के लिए हानिकर होगा, देश के लिए हानिकर होगा, सरकार के लिए हानिकर होगा। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से पुलिस अधिकारियों के लिए जो एक्ट है उसके बारे में आपने हमें विस्तार से बताया, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।